सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार। मैंने जैसे छोटा सा एक ग्राफिक डाला था कि आपका क्या कारण है, किस कारण आप बनाना चाह रहे हो इस गोबर की ईंट को, या आप इस ट्रेनिंग सेशन को क्यों लगाना चाह रहे हो। वो मैंने डाला था, तो मुझे ये मोटा मोटा समझ आया कि हर तरह के कुछ लोग सिर्फ जानकारी के लिए करना चाह रहे हैं, कुछ लोग एक्चुअल में अपना घर बनाना चाह रहे हैं, कुछ लोग टेम्पररी स्ट्रक्चर्स बनाना चाह रहे हैं। और इस मेन कारण ये है जो जिसके कारण लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। और मुझे इसको प्रेजेंट करने के लिए मैंने छोटी सी पावर पॉइंट बनाई है। मैं उसको स्टार्ट करना चाहता हूँ। 2 मिनट दीजिए मुझे। जब तक पुनीत अरोड़ा जी अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, मैं तब तक थोड़ी सी और बात करता हूँ एनवायरनमेंट के बारे में, बायोब्रिक्स को लेकर। बायोब्रिक्स के ऊपर बहुत सारा काम हो सकता है, बहुत सारा काम हो रहा है, और प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो चुकी है। मैं वापस वहीं पे पुनीत अरोड़ा जी के पास। हाँ जी। देखिए, मैं पहले वहाँ से शुरू करता हूँ कि कहाँ से मुझे आइडिया आया और कहाँ से मेरी इंस्पिरेशन हुई कि लगा कि मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए। एक वेबसाइट है जिसका नाम है TED.com। ये दुनिया में जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको एक मौका, एक प्लेटफॉर्म देते हैं अपनी बात रखने का। तो उसमें एक ये लेडी है जिन्होंने गाजा स्ट्रिप, जहाँ पे पैलेस्टाइन और इसराइल की लड़ाई हो रही है, उस जगह पे ये बायोब्रिक्स बनाई थी। जो टूटा हुए उनके घर हैं, उनका आप जानते हो वहाँ पे लड़ाई चल रही है, हर तीसरे चौथे दिन उनका घर टूट जाता है। तो उन्होंने कुछ कपड़ों से, जीन के कपड़ों से और बेकार जो वेस्ट उनके कपड़े थे और जो घर उनके वेस्ट बन चुके थे, रंबल बन चुके थे, जो टूट चुके थे बुरी तरह, उनको यूज करके उन्होंने ये बायोब्रिक्स बनाई थी। तो मुझे ये लगा कि ये मतलब सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को ढालने की बात है, अपने आप को सही मायने में काम करने की बात है, जिसमें मतलब लड़ाई जैसी सिचुएशन में भी ये अपना घर कैसे दोबारा से बनाएं, कैसे करें और सस्ते से सस्ता बनाएं। उसके लिए मुझे यहाँ से एक शुरुआत हुई थी 2018 में आइडिया की। और स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने कई तरह के एक्सपेरिमेंट करे, जिनमें सबसे ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंट मैंने किए हैं वो मिट्टी को लेके किए हैं, मड ब्लॉक्स बना के किए हैं। मड ब्लॉक में तरह तरह की लाइन की रेशो ऐड करके उसको स्टेबलाइज्ड तरीके से एक ब्लॉक बनाने की कोशिश करी है। और फिर उसके ऊपर भी काम किया है। कंप्रेस्ड ब्रिक ब्लॉक्स होते हैं जिनके ऊपर मिट्टी के ऊपर प्रेशर डाल के उसको बहुत सख्त और जिसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ होती है, उस तरह का बनाने की कोशिश करी है। थोड़ा बहुत काम मैंने जिप्सन को लेके भी किया है, उसके अंदर जिप्सन मिला के देखा है, लाइन मिला के देखा है। और एक और चीज़ है, जैसे हमारे गोबर गैस प्लांट में से जो बायोस्लरी आती है उसको इस्तेमाल करके उसको भी मैंने कुछ ईंटें बनाने की कोशिश करी है। और कई मटेरियल से बेसिकली कोशिश करी है। कागज के साथ भी किया मैंने कुछ काम, कागज को मिट्टी में करके, कागज को गोबर में करके, कई कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ और ये सब बनाने में लगा हूँ। और बेसिकली ट्रिगर जो था, जब मैंने एक्चुअली मतलब फुल फ्लैज जब इसको बनाना शुरू किया, वो उसका मेन कारण था कि लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने के कारण मुझे कुछ रिपेयर करानी थी, और यहाँ हमारे यहाँ सैंड और ये जो मटेरियल है बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया। तो थोड़े से चीज़ के लिए मुझे सैंड भी नहीं मिल रही थी, थोड़ा सा कुछ एरिया को सिर्फ बंद करना था। तो तब मेरे मन में आया कि मुझे ये एक बार मैं जो SD मलिक साहब हैं उनको भी मिल चुका था, और बस फिर मैं 1 अप्रैल के आसपास मैंने ये पहली बार बनाना शुरू किया और अभी तक 2-3 लॉट्स बना चुका हूँ। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये पुराना है, नया है, इसको किसी ने पहले से बनाया हुआ कि नहीं बनाया हुआ। तो इसमें कई तरह के लोग हैं, कई तरह की चीज़ें लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं।
और कुछ लोग इसको कमर्शियल लेवल पे भी बेच रहे हैं, कर रहे हैं। और सबकी कोशिश ये है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें बना पाएँ, जो इकोलॉजी को हमारे हेल्प करे, हमारे बजट को हेल्प करे, ताकि हम एक अफोर्डेबल हाउसिंग कर पाएँ। तो आप देखोगे ये अभी स्क्रीन पे बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जिसमें हेम्प क्रीड, जो हेम्प जो होती है हमारे हिंदी में इसको भांग कहते हैं, भांग के पौधे से लोग ईंटें बना रहे हैं, रिसाइकल न्यूज़पेपर से बना रहे हैं, प्लास्टिक से बना रहे हैं, प्लास्टिक बॉटल से बना रहे हैं। जैसे पुनीत सर, जो पुनीत सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं फतेह सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना माइक ऑफ कर लें, उनकी तरफ से थोड़ी आवाज आ रही है हमें। फतेह सिंह जी, अगर आप अपना माइक ऑफ, हाँ जी प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ जी, तो काफ़ी सारे लोग उसके मिट्टी और गारे से तो बना ही रहे हैं, उसमें तूड़ी डाल के बना ही रहे हैं। तो उस चीज़ को वो ज़्यादातर लोग स्टेबलाइज्ड एडोबी ब्लॉक्स कहते हैं, या एडोबी ब्रिक्स कहते हैं, या एडोबी घर कहते हैं। और कुछ लोग आजकल आपने सुना होगा कि हमारा जो थर्मल प्लांट है, जहाँ से बिजली पैदा होती है, कोयला इस्तेमाल होता है, या जहाँ पे कोयला इस्तेमाल होता है और वहाँ से उसकी ऐश जो है, उसकी जो राख है जो बच जाती है, उसको भी लोग ईंटों में डाल के बना रहे हैं, कर रहे हैं। कुछ लोग ईंटों को बैक्टीरिया से भी बना रहे हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया ऐड करके वो ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। तो कुछ लोग बैक्टीरिया की बजाय फंगस डाल के फंगल ब्रिक्स बना रहे हैं। और आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो जो ज़्यादा रिसर्च फोकस एरिया जो है वो शुगर केन की जो बगासे होती है, जब वो जल जाती है, उसको जलाने के बाद जो बचता है, ऐश बचती है, उसको इस्तेमाल करने के लिए, उसको इस्तेमाल करके ईंटें बनाने का है। फ्लाई ऐश जो है, जो थर्मल प्लांट से आती है, कोयले से आती है, उसके अंदर हैवी मेटल्स होते हैं, कई बार उसमें टॉक्सिसिटी होती है। तो आजकल लोगों का दोबारा से रुझान बना है, इस तरफ बना है कि शुगर केन की जो उसका भूसा है, उसको जब वो जला देते हैं, उससे बचा हुआ उससे ईंटें बना लें, या जो राइस है, जो चावल है, उसका जो भूसा होता है वो जला हुआ उससे बना लें। तो जो कोशिश लोगों की आजकल जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो नेचुरल मटेरियल में करने की है। खैर, हम आगे चलते हैं। तो हमारा मेन मुद्दा जो आज का है वो ये है कि हमने गोबर के साथ कैसे ईंटें बनानी है, और गोबर ही क्यों, कोई और चीज़ क्यों नहीं। उसका मेन मेरी जो मोटिवेशन थी उसके लिए ये थी कि गोबर, जब मैं गोबर इस्तेमाल कर रहा हूँ या चूना इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मुझे कहीं से, जैसे मैं शहर में रहता हूँ, वहाँ पे मेरे को मिट्टी अरेंज करनी भी मुश्किल है, रेता अरेंज करनी भी मुश्किल है, मुझे इवन गोबर अरेंज करना भी मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास अपनी गाय नहीं है। लेकिन किसी तरह क्योंकि मैं टाउनशिप में रहता हूँ, तो थोड़ा दूर 8-9 किलोमीटर दूर मेरे को गोबर मिल गया, और गोबर और चूना मैं हार्डवेयर स्टोर से ले आया। तो उन दो चीज़ों से ही मैं बेसिकली अगर ईंट बना पाऊँ, तो कोई एक सस्ता स्ट्रक्चर बना पाऊँ, मेरी ये कोशिश थी। तो गोबर को बनाने के लिए, गोबर को इस्तेमाल करने के लिए, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उसके अंदर बड़ी लार्ज क्वांटिटी प्रोटीन की होती है। प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, और काफ़ी सारा पानी होता है। कुछ उसमें कई तरह के एसिड्स होते हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया होता है, फंगस होती है, यीस्ट होती है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो चूने के साथ केमिकली रिएक्ट करके खुद क्ले में तब्दील हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग मुझसे ये पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि चूने की और गोबर की रेशो क्या है। तो वो रेशो डिपेंड सबसे पहले करेगी कि आपके गोबर के अंदर कितना प्रोटीन है, कितना फाइबर है, कितना पानी है, और उसके अंदर कितने तरह की, कितनी परसेंटेज ऑफ मिनरल्स है। क्योंकि चूने ने उन्हीं के साथ बायोकेमिकल रिएक्शन करके हमारे को उस एक जो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है, या जिसको गोबर क्रीट कहा जा सकता है, उस तरह का स्ट्रक्चर देना है। तो मेन ये गोबर में जो चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं, हमारे लिए गोबर ब्रिक्स बनाने के लिए। दूसरी बात यह है कि आगे अगर आप ध्यान से पावर पॉइंट में देखें, तो मैंने कोई 10 पॉइंट लिखे हैं। इसमें लिखा है कि हमारे को क्या क्या चाहिए बेसिकली एक ईंट बनाने के लिए, या एक स्टेबलाइज्ड ब्लॉक बनाने के लिए। तो हमारे को सबसे पहले एक बाइंडर चाहिए। बाइंडर हमारा सबसे मेन जो है, हमारे केस में चूना है, और एक मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं पोजोलेनिक मटेरियल।
ये मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जो सीमेंटिंग बाइंडिंग प्रॉपर्टी को एनहांस करता है, बढ़ाता है। तो हमारे को वो भी चाहिए। हमारे को सुपर प्लास्टिक सिटी इम्प्रूव करने के लिए गोबर की या सीमेंट की वो भी चाहिए, उस तरह का मटेरियल भी चाहिए। और क्योंकि एक नीचे अगर आप इसकी फोटो देखोगे स्लाइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो फोटो है उसके अंदर गोबर का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ उसकी फोटो खींची हुई है। तो आप उसमें देखेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा एयर स्पेस है, हवा है। तो उस स्पेस को भी हमें थोड़ा सा उसके अंदर फिलिंग करनी है ताकि वो रीइंफोर्समेंट बन सके। और जो इधरली तरफ है वो जो राइट हैंड साइड है वो क्या कहें जो शुगर केन है उसकी जो ऐश है उसका स्ट्रक्चर है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखोगे गोबर का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर बहुत सारी खुली हवा और उसके अंदर काफ़ी सारा एयर गैप्स और वो सब है। तो उसको फिल करने के लिए भी हमारे को कुछ चाहिए, उसको भी थोड़ा सा टाइट करना है उसमें से इतना ताकि वो बाइंडिंग मटेरियल उसको अच्छे से पकड़ ले और ब्लॉक स्ट्रक्चर हमारा बन सके। वो दूसरा है, हम ये भी चाहते हैं कि हमारा जो मटेरियल हो वो ऑटोमेटिकली ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर दे। हमारे को उसके अंदर बैठ के चिपचिपा ना लगे, अजीब सा ना लगे। अगर हम जैसे एसी में से बैठे और बाहर निकले तो बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है कि अचानक एकदम जो है ठंड लगती है या गर्मी लगती है, गर्म सर्द होता है बंदा। और अच्छा सा टेम्परेचर हमारी जो बॉडी को ह्यूमिडिटी के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे साथ फिक्स अप नहीं होता। तो इसलिए हमारे को ये भी चाहते हैं कि ऐसा मटेरियल हो जो थोड़ा थोड़ा वाटर एब्जॉर्ब करे और थोड़ी सी ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करके रखे, उस इंक्लोजर में हम रखें। दूसरी बात है कि हमारे को सीमेंट ब्लॉक ये ऐसा गोबर कंक्रीट बनाने के लिए हमारे को कुछ स्टेबलाइजर्स भी चाहिए। वो स्टेबलाइजर्स क्या होते हैं? स्टेबलाइजर हमारे 4 तरह के स्टेबलाइजर्स हमारे को चाहिए। ऐसे स्टेबलाइजर्स जो माइक्रोबियल एक्टिविटी जो गोबर में हो रही है, उसके अंदर बहुत सारा फंगाई है, उसके अंदर बहुत सारी बैक्टीरिया है, उसके अंदर बहुत सारे कीटाणु है, कई कुछ है उसमें जो पनप रहा है। तो उसको हमें स्टेबलाइज करना होता है। स्टेबलाइज का मतलब न्यूट्रलाइज करना होता है, वो सारी एक्टिविटी को बंद करना होता है। नहीं तो वो जो हमारा गोबर है वो कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा और क्रम्बल कर जाएगा। और जैसे ही माइक्रोबियल एक्टिविटी को हम स्टेबलाइज करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर बिल्ड होना शुरू होता है। और स्ट्रक्चर बिल्ड होगा हमारा प्रोटीन की हेल्प से, जो गोबर के अंदर प्रोटीन होता है। और इनिशियली हमारे को उसकी एक पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, उसकी विस्कोसिटी को भी मेंटेन करना होता है। क्योंकि गोबर के अंदर बहुत सारा पानी है, किसी में कम पानी है, किसी में ज़्यादा पानी है, किसी में कम फाइबर है, किसी में ज़्यादा फाइबर है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ये चाहते हैं हमारा जो कंक्रीट गोबर कंक्रीट है ये हमारा सालों साल चले और पूरे सारे सीजन, मतलब सर्दी में भी चले, ठंड में भी चले और कोई ऐसी दिक्कत ना आए। तो हमारे को सारे स्टेबलाइजर्स चाहिए होते हैं। और इसलिए हमारे को इस तरीके की चीज़ों से ही हम बेसिकली गोबर क्रीट या हम ऐसी ब्लॉक्स बना पाएंगे। और सबसे बड़ी असली बात यह है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, उसके साथ हमारे को इजीली काम हो पाए। अगर हमारे पास कोई मैकेनाइज्ड मशीन नहीं है या इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं है या कंप्यूटर एडेड कोई मशीन नहीं है, और उसके बगैर भी हम मैकेनिकली सिंपल वर्केबिलिटी उसकी ईजी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो गोबर क्रीट को बनाने में है कि हमारे पास सूरज की रोशनी होनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे को साफ पानी, जिसके अंदर कोई बैक्टीरिया या फंगस या उस तरह की चीज़ें ना हो, वो हम डाल सकते हैं। काऊ यूरिन भी डाल सकते हैं। और इन सब चीज़ों के साथ हम बेसिकली गोबर क्रीट बना सकते हैं। और अब हम समझते हैं हमारे को क्या चीज़ नहीं चाहिए गोबर क्रीट बनाने के लिए। तो हमें सबसे पहले हमें उसके अंदर कोई लकड़ी जैसा मटेरियल, जैसे स्ट्रॉ है, जैसे तूड़ी है, उसको नहीं, भूसा है या वो सब चीज़ें हैं वो नहीं डालनी है। अगर उसके अंदर हम डाल देंगे तो उससे क्या होगा, फंगस को बहुत ज़्यादा लकड़ी पसंद है। आप जंगल में घूमने जाओगे तो जगह जगह पे जहाँ लकड़ी मरी होती है, रॉट मरी होती है, वहाँ पे आप देखोगे मशरूम अपने आप उग जाएंगे। मैं आगे दिखाऊंगा भी, मेरी ईंटों पे भी बहुत सारा मशरूम उग गया था। किस तरह का उग गया था और क्या उग गया था वो भी मैं दिखाता हूँ। हमारे को उसके अंदर कोई अजीब से मटेरियल नहीं चाहिए, कोई गंदा प्लास्टिक या कोई प्लास्टिक शीट या कुछ इस तरह के, वो सब नहीं चाहिए।
और हमारे को ये सारा काम अंधेरे में, डैम्पनेस में, शेड में नहीं चाहिए, हमें सूरज की रोशनी में चाहिए। ना हमारे को इसको आग लगाने की ज़रूरत है, ना इसको गर्म करने की ज़रूरत है। हमें सिंपली सूरज की रोशनी चाहिए जिसमें ये धीरे धीरे अपने आप पक जाए और हमारे लिए ऑटोमेटिकली एक सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाए। जैसे मैं पहले बात कर चुका हूँ कि जो रेशियो है चूने और गोबर की, वो डिपेंड करता है क्वालिटी पे। तो मैंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा है कि अगर मैं फ्रेश गोबर की चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, फ्रेश मतलब 7 दिन पुरानी, और मैंने कुछ गोबर ऐसा भी है जो 6 महीने पुराना और कुछ गोबर ऐसा है जो 1 साल पुराना भी इस्तेमाल किया है, तो हर एक के स्ट्रेंथ और जो स्ट्रक्चर है और शक्ल सूरत है वो अलग अलग आती है। जो 7 दिन पुराना होता है उसमें सबसे अच्छी, देखने में सुंदर और उसका स्ट्रक्चर अच्छा आता है, क्योंकि उसकी जो प्लास्टिसिटी है, उसकी जो विस्कोसिटी है, वो थोड़ी स्टेबलाइज हम कर पाते हैं, इजीली कर पाते हैं। और उसमें कीटाणु भी ज़्यादा नहीं पनप रहे होते, उसमें गंद भी ज़्यादा नहीं पड़ा होता, उसमें टूड़ी और ये उल्टी सीधी चीज़ें नहीं पड़ी होती, वो थोड़ा साफ होता है क्योंकि हमने ध्यान से उसको कलेक्ट किया होता है। तो इसलिए जो ताज़ा गोबर है, 6-7 दिन पुराना गोबर है, वो सबसे अच्छा क्वालिटी का गोबर है। जितना गोबर पुराना होता जाएगा और उसके अंदर फिर हम पानी मिलाएंगे तो उसके अंदर मैंने ये देखा स्ट्रेंथ लूज कर जाती है। मैंने बायोस्लरी के साथ भी एक्सपेरिमेंट किए थे। बायोस्लरी का मतलब है जो बायोगैस प्लांट से बाहर निकलता है, उस मटेरियल से भी किया था। मेरे को लगा कि अगर मैं फाइबर को और बारीक कर दूं, फाइबर को जिसका जो हमारा अगर उसका वो और मैश मतलब और पतला हो जाए तो शायद उससे और स्ट्रेंथ आएगी। और उसके मैंने कॉम्बिनेशन भी यूज किए, क्योंकि बायोस्लरी जो है हम इजीली कभी भी किसी जगह से भी उठा सकते हैं और वो 2 दिन 3 दिनों में मतलब बायोडाइजेस्टर में से निकल के बाहर आ सकती है। लेकिन मैंने देखा है कि अगर मैं गोबर ज़्यादा पुराना इस्तेमाल करता हूँ या बायोस्लरी करता हूँ तो जो ईंटें हैं वो क्रम्बल कर जाती हैं, टूट जाती हैं और उनमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती। बाकी कुछ लोग मेरे से ये भी सवाल पूछते हैं कि हमें सिर्फ गाय की ही करनी है या देसी गाय की ही करनी है, क्या हम भैंस की नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास भैंस का भी गोबर है। तो मैंने भैंस के गोबर के साथ भी कुछ एक्सपेरिमेंट करे हैं, लेकिन उन भैंस के गोबर के साथ एक्सपेरिमेंट करे हैं जो भैंसें जंगल में या बाहर चरने जाती हैं और बहुत सारा फाइबर खाती हैं, उनको तूड़ी दी जाती है, उनका जो गोबर है काफ़ी सख्त है। और अगर आपने अपनी कॉमन सेंस या बिल्कुल एक टेस्ट लेना है कि कौन सा गोबर आपके लिए अच्छा है, क्योंकि गाय की और बफलों की बहुत सारी जातियां हैं, तो आपने सिंपली उसका एक सिंपल सा टेस्ट है कि उनके गोबर को अगर आप धूप में रखें और वो पापड़ी जैसा सख्त बन जाए तो आपने वो वाला गोबर इस्तेमाल करना है, क्योंकि वही गोबर हमारे को चाहिए। वो धूप में सूख के जब वो पत्थर पापड़ी जैसा बन रहा है या ओपले जैसा बन रहा है, सख्त बन रहा है, तो उसके अंदर अच्छा प्रोटीन है और अच्छा फाइबर है, तो हमारे लिए बेस्ट गोबर वही है। और दूसरे नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे इसको बनाने में, वो है हमारा चूना। और चूना भी कई तरह का होता है, तो इसमें इसको हाइड्रेटेड लाइम कहते हैं। यह स्ट्रांगली एल्कलाइन होता है, बेसिक नेचर होता है। इसके साथ काम करने के लिए हाथों में ग्लव्स डालने चाहिए, ये आंखों में लग जाए तो दिक्कत होती है। जो लोग पहली बार बनाएंगे देखो इन चीज़ों का ध्यान रखें। मैंने कुछ लोगों को मैं जैसे जानता हूँ, इस ग्रुप में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी कुछ एक्सपेरिमेंटेशन कर चुके हैं, किसी लेवल पे पहुंच चुके हैं, लेकिन जो उनको तो समझ होगी। लेकिन हमें सिंपली जो हार्डवेयर स्टोर पे, जो हार्डवेयर की दुकान पे चूने वाला जिससे हम घर में सफ़ेदी करते हैं, वो वाला चूना हमने इस्तेमाल करना है। बस ध्यान रखें कि हम अपनी आंखों में और अपने हाथ में जला लें, खराब ना कर लें। बहुत सिंपल सा तरीका है, ये वाला चूना हमें इस्तेमाल करना है। बाकी मैंने बताया था कि 7-8 काफ़ी 10 चीज़ें चाहिए थी हमारे को। तो जैसे उसमें मैंने बताया था पोजोलेनिक मटेरियल चाहिए हमारे को। तो पोजोलेनिक मटेरियल बेसिकली सीमेंटिंग बाइंडिंग प्रॉपर्टीज इंक्रीज करता है। तो हम उसके लिए थोड़ी सी अगर अपनी जो ईंट बना रहे हैं उसके अंदर थोड़ा सा वुड ऐश, या जैसे मैंने राइस
जो चूना होता है उसकी जो क्रॉप है, उसका जो क्रॉप ऐश है, जो जो भूसा, जला हुआ भूसा है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में चाहिए हमारे को, सिर्फ 1-2% चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन जो आपका गोबर की और लाइम की जो क्वालिटी है। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि हमारी विस्कोसिटी मेंटेन होती है, स्टेबलाइज होता है, और इसके अंदर लॉन्ग रन में धीरे धीरे जो है बाइंडिंग प्रॉपर्टी जो है वो एनहांस होती जाती है, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी एनहांस होती जाती है, और जो हमारी जो ईंटें हैं वो स्ट्रक्चर ले लेती है। बाकी अगर किसी के पास वुड ऐश नहीं है और क्रॉप जो हमारी जो भूसे की जली हुई जो है ऐश है वो भी नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है इसको डालना। लेकिन अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहते हो, जैसे मैंने देखा है कि कुछ लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, तो वो लोग वुड ऐश भी थोड़ी सी ऐड करें, और थोड़ा सा जो लोग ज़्यादा टेम्परेरी स्ट्रक्चर की तरफ जाना चाह रहे हैं वो लोग इसमें वुड ऐश डाल सकते हैं, और साथ में थोड़ी बहुत ही मिट्टी भी डाल सकते हैं, मड भी डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप स्लोली एंड ग्रेजुअली देखोगे, पिछले 6 महीनों में, 5-6 महीनों में जितनी भी मेरी ईंटें हैं वो बिल्कुल सख्त हो चुकी हैं, पत्थर जैसी हो चुकी हैं, और स्लोली एंड ग्रेजुअली उनकी जो स्ट्रेंथ है वो और डे बाय डे बढ़ती जा रही है। करीबन 100 दिनों में टोटल स्ट्रेंथ वो गेन कर जाएंगे, और उसके बाद एक प्लेट्यू सा बन जाएगा, एक मिनिमम कंसिस्टेंसी बन जाएगी जो स्टेबिलिटी की है, जो कंप्रेंसिव स्ट्रेंथ है जो उसकी ब्लॉक की। सबसे पहले हमारे को जो गोबर क्रीट है हमारे को उसको स्टेबलाइज करना होता है माइक्रोबियल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब उसके अंदर जो बैक्टीरिया और फंगस है हमें उसको स्टेबलाइज करना होता है, न्यूट्रलाइज करना होता है, यानी कि उसके अंदर जो चीज़ पनप रही है उसको कम करना होता है, और ऑलमोस्ट उसको हम चाहते हैं कि जो उसके अंदर फंगस जो है वो हमारी उसके अंदर मर जाए। तो उसके लिए हमारे को सबसे पहले ये समझना चाहिए, ये एक फंगस है जो गोबर में कुदरती अपने तरीके से आती है। ये फोटो मेरे ही घर की है, मेरे ही ब्लॉक की है। इस फंगस को इनकी कैप फंगस कहते हैं, और इन फंगस में नशा भी होता है, कुछ लोग इनको खा के नशा भी करते हैं, और ये कुछ ही घंटों के लिए आती हैं और कुछ ही घंटों में मर जाती हैं, काले रंग की हो जाती हैं। और ये अगर आप कंक्रीट अपना जो गोबर ब्लॉक है उसको बना भी लोगे, उसके बावजूद कई बार उसमें ये आ जाती है। तो हमारे को सबसे पहले अपने गोबर को स्टेबलाइज करना है कि इस तरह की फंगस ना आए क्योंकि ये वाली जो फंगस है या इस जैसी फंगस है वो इसलिए आ रही है कि उसके अंदर आपने कहीं लकड़ी का या कोई वुडी मटेरियल अंदर डाल दिया है, जिसके कारण उसके पास खाना है और उसके स्पोर्स जो हैं वो स्प्रेड कर रहे हैं, और धीरे धीरे आपका जो ब्लॉक है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा। तो हमें उसको स्टेबलाइज करने के लिए नीम का पानी या जो कड़वा पानी है जिसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हो, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हो, उस पानी से अगर हम बनाएं, उस चीज़ से अगर हम बनाएं तो ऑटोमेटिकली हमारी ये चीज़ें थोड़ी सी स्टेबलाइज हो जाएंगी। जब हम चूना डालेंगे उससे भी स्टेबलाइज होंगी और उससे काफ़ी ज़्यादा होंगी, लेकिन हमारे को शुरू में जो पानी है जिससे हमने मिक्सचर करना है, अगर वो एंटी फंगल वाला और एंटी फंगस वाला जो पानी है अगर हम इस्तेमाल करें तो ऐसी जो हमारी फंगल ग्रोथ है जो ईंटों में आएगी वो नहीं आएगी। सबसे पहले बड़ा सिंपल सा तरीका है, हमने चूना लिया, थोड़ी बहुत ही राख ली, गोबर लिया और हमने उसको मिक्स करना शुरू किया। आप देख लिया फोटोग्राफ में, आपने हमारे वीडियोस में भी देखा होगा, उसमें हमारा जो हमारा लेबर है, हमारा जो वर्कर है, वो बड़े आराम से उसको घोल रहा है, मिक्स कर रहा है, और उसको इतनी देर तक मिक्स करता है कि ताकि उसका जो चूने का रंग है, सफ़ेद रंग है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और इसके बाद आपने देखा होगा जब जो लोग तूड़ी का घर बनाते हैं वो लोग अपने पैरों से इसको स्टम्पिंग करते रहते हैं। तो स्टम्पिंग करने की ज़रूरत है और उसको अच्छे से मिक्स करने की ज़रूरत है, और इसको मिक्स करने के बाद इसको 1-2 दिन यूं ही छोड़ना। ये जो मिक्सचर है इसको 1-2 दिन के लिए यूं ही छोड़ना। अभी डायरेक्टली उसको 24 घंटे या 2 घंटे या 4 घंटे 5 घंटे बाद उसकी ईंटें नहीं बनानी चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कम से कम 48 घंटे के लिए जो हमारा ये जो मिक्सचर है उसका बायोकेमिकल रिएक्शन होने दें, क्योंकि उसके अंदर
एल्युमिनियम, सिलिकेट और बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, वो लाइम के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्या कहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन होता है और वो क्लेज बनाता है। उसकी क्लेई प्रॉपर्टीज उसकी एनहांस हो जाती हैं। जो ऐश होगी वो उसकी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी बनाएगी, उसके अंदर प्लास्टिसिटी इंप्रूव करेगी, उसके अंदर सीमेंटिंग इंप्रूव करेगी। और अब अगर हम बात करें रेशो की, तो मैं फिर से बात करूंगा रेशो की। रेशो क्वालिटी पे डिपेंड करता है, गोबर की और चूने की, और कितना पानी आपने डाला है, कितना मिक्स किया है। अगर हम देखें, ये स्टेबलाइजेशन की बात कर रहा हूँ इस स्लाइड में, जिसके अंदर मैं स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी कह रहा हूँ। अगर हम इसको 48 घंटे के लिए, 24 से 48 घंटे के लिए यूं ही छोड़ देते हैं और हर दूसरे तीसरे दिन इसको 2 दिन तक लगातार हर कुछ घंटे बाद इसको अच्छे से मिक्स करते रहते हैं, तो ये मैकेनिकली स्टेबलाइज हो जाएगा। तो स्टम्पिंग के बाद हमारा जो मेन प्रोसेस है वो कुछ 1-2 दिन के लिए इसको छोड़ना और फिर तैयारी करनी किसी तरीके से। हमने अपने मोल्ड्स के अंदर इसको डाल के करने की। मोल्ड्स के अंदर भी मेरा थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है। मेरे को आदत है घर में जो चीज़ पड़ी है उसी से मैं कुछ बनाने की कोशिश करूँ। तो मेरे घर में कोई प्लाईबोर्ड का कुछ सामान पड़ा था, तो मैंने उसी से खुद ही फ्रेम बनाया। लेकिन प्लाईबोर्ड का कीलों के साथ जो फ्रेमवर्क है वो कोई 3-4 ईंटें बनाने के बाद ही वो खुल गया और उसकी कीलें खुल गई और वो बिल्कुल बेकार खराब हो गए। तो प्लाईबोर्ड से आप कभी भी घर से जो मटेरियल है उससे कभी अपना मोल्ड ना बनाएं और उससे ना करें। ये जो लकड़ी का है, लकड़ी के मटेरियल से उसको बनवाएं। कुछ इस तरीके से बनाएं कि जो आपका वर्कर है या जो आप खुद अगर बना रहे हैं तो उसको एक बार उसके अंदर मिक्स करके उसकी वाइब्रेशंस के थ्रू, उसको मूवमेंट के थ्रू उसके अंदर जो मटेरियल अच्छे से चले जाए, फिक्स हो जाए। उसके अंदर जो एयर बबल्स बन रहे हैं वो उसको बाहर निकाल दें और अच्छे से उसको उसके अंदर वो हमारा एक ब्लॉक जो है विद पेस्ट लाइज कंसिस्टेंसी अंदर अच्छे से वो चले जाए और फिर हम उसको उल्टा पाएँ। तो उल्टाने के लिए हमारे को 2 तरीके हैं। या तो हम उसके अंदर ऑयल लगाएं ताकि वो मोल्ड के साथ बिल्कुल चिपक ना जाए, जो हमारा फ्रेम है, हमारा फर्म है, उसके साथ चिपक ना जाए। या हम जो है रेता इस्तेमाल करें। मैंने रेता इस्तेमाल करके किया है। वो रेता बाद में चिपकी रहती है बाहर वाले जो उसका स्ट्रक्चर है और वो बाद में उसमें भुर जाती है। बाकी अंदर हमारा कंक्रीट ब्लॉक जो है, गोबर क्रीट ब्लॉक जो है वो हमारा अच्छे से बन के आ जाता है, सूख जाता है। दोबारा से मैं बात करूंगा रेशो की। रेशो डिपेंड करेगी कि आपका पर्पस क्या है ईंटें बनाने का। अगर आप परमानेंट स्ट्रक्चर बना रहे हो तो मैं उसमें चाहूँगा कि आप थोड़ी सी ऐश भी डालें, थोड़ी सी उसको सॉलिड करने के लिए थोड़ी सी मिट्टी भी डालें। अगर आप टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आप बिल्कुल प्योर गोबर की भी बना सकते हो। अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। अगर आपने कोई चीज़ बहुत छत पे 3री-4थी मंजिल पे बनानी है तब आपको कोई मिट्टी डालने की जरूरत नहीं है, तब आप सिंपली गोबर के साथ मटेरियल डाल सकते हो। मैंने ये देखा है कि कम से कम 8-9% जो है हमारा चूना, और उसकी कई गोबर ऐसे रहे हैं मैं जो लाया हूँ उनकी रेशो 20 से 25% तक भी मेरे को करनी पड़ी है, तब वो जाके अच्छे से ब्लॉक में बने। तो मतलब 8-9% से लेकर जो हमारा चूना है वो 20% तक ऑन एन एवरेज कम ज़्यादा हो सकता है। उसकी कोई भी रेशो हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन हमारा जो गोबर है। तो ये आपको अपने एरिया में जो गोबर मिले उसकी क्वालिटी को और कुछ थोड़े से एक्सपेरिमेंटेशन करके ब्लॉक्स बना के आपको देखना पड़ेगा कि आपकी रेशो कहाँ पे जाके फिक्स होती है। बाकी जब आप ईंटें डालें तो कोशिश करें कि नीचे कोई प्लास्टिक बिछा लें, कोई सख्त सी ज़मीन हो। ऐसा ना हो कि कोई ऐसी जगह हो, नरम जगह हो, मिट्टी वाली जगह हो जहाँ पे उसका सारा पानी उस ज़मीन में ही चले जाए। अभी हम चाहते हैं उसके अंदर जब पानी अब जब हमने ब्लॉक बना लिया है तो उसके अंदर जो इवेपोरेशन है, जो धीरे धीरे जो सूरज का उसके ऊपर गर्मी लगनी है और सूरज की गर्मी के कारण उसके अंदर धीरे धीरे जो उसमें से जो पानी हवा में उड़ना है सूरज की रोशनी की, सूरज की तप के कारण, तो वो धीरे धीरे जाए। ये ना हो वो मिट्टी में नीचे चले जाए जिसके ऊपर आपने रखा है। तो एक सॉलिड जगह पे, और उससे क्या होगा शेप भी मेंटेन रहेगी
और जो आपका कंक्रीट ब्लॉक है वो आपका स्टेबल रहेगा। तो जैसे मैंने बताया कि सूरज की रोशनी के बगैर इसको मतलब जैसे ही इसका बनाएं, जब इसका मिक्सचर बनाएं वो भी सूरज की रोशनी में बनाएं। जब इसको छोड़ना है आपने 2 दिनों के लिए, जो जिसको मैं स्टेबलाइजेशन फेज कह रहा हूँ, उस फेज में भी सूरज की रोशनी में ही छोड़ें इसको। और जब मिक्सिंग करें आप देखें कि उसका थोड़ा जो ओरिजिनल गोबर है उसका कलर चेंज हो जाएगा। और मतलब वही एक स्टेज है जहाँ पे आपका एक्चुअली जो रेशो है और जो स्टेबलाइजेशन है जो इस मटेरियल की गोबर की लाइन के साथ, वहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाएगी। अदरवाइज अगर आप ये सब चीज़ें शेड में करते हो और सूरज की रोशनी नहीं देते हो, तो आप लोग ध्यान से देखो, इन फोटोओं में बहुत सारी ईंटों पे वाइट वाइट निकला हुआ है। तो ये वाइट वाइट हमारे जैसे सीलन की जो प्रॉब्लम होती है हमारे घरों में ईंटों के कारण, जो मिट्टी की ईंट बनी होती है, जो बर्नट ईंट होती है, वो आ जाएगी। और इसके अंदर जैसे चूना, आप देखो चूने के कारण बहुत सारे सॉल्ट बन रहे हैं, तो वो सॉल्ट बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे और सफ़ेद सफ़ेद परत आ जाएगी। इससे मतलब कोई खास नुकसान नहीं होगा, कोई ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको सिंपली आपने बाहर रखना है धूप में, और ये स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने आप चले जाएगी। और जो एक्स्ट्रा सॉल्ट होगा या इसके अंदर जो ज़रूरत से ज़्यादा जो बायोकेमिकल रिएक्शन है वो सफ़ेद सफ़ेद अपने भुर जाएगा और झड़ जाएगा, और आपकी जो ईंट है वो स्टेबल हो जाएगी और सॉलिड हो जाएगी। दूसरा, आप इसमें 2 चीज़ें देख पाओगे इन 2 ईंटों में। इसके अंदर भी देखिए और उसके अंदर भी देखिए कि इसमें फंगस लग गई है। ये ईंटें बनाने के बावजूद, और ये ईंटें फंगस लगने का मेन कारण यही है कि मैंने जो ईंटें बनाई थी जून जुलाई अगस्त में बनाई थी, बहुत ज़्यादा बारिश आई थी, तो बार बार मेरे को इसको शेड में रखना पड़ रहा था। और शेड में रखने के कारण, कमरे के अंदर रखने के कारण बहुत ज़्यादा इसमें फंगस आई, और जो इनकी फंगस है और कई तरह की फंगस आई। जब भी आपकी अगर ऐसा की दिक्कत आए, फंगस आए, तो उसको सिंपली करना क्या, आपने धूप लगवानी है और या हाथ से उसको हटा देना है और सिंपली उसको धूप लगानी है, ताकि उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे, उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे और एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना रहे। कुछ ईंटों में मैंने ये भी देखा है कि जिनमें मैंने मिट्टी लगाई है या रेता लगाया है, उनमें पीलिंग हो जाती है। पीलिंग मीन्स ऊपर जो सबसे बाहर वाली जो उसकी लेयर है वो उखड़ जाती है। और बहुत सारी ईंटों में जो शेप है, क्योंकि ये श्रिंक भी होती है, तो इसकी शेप थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो उसको, वो सब बचाने के लिए, ताकि इसकी शेप थोड़ी सॉलिड रहे, तो वही जो स्टेबलाइजेशन का मैंने जो बताया है आपको स्टेप, वो ज़रूरी है। विस्कोसिटी कंसिस्टेंट करनी ज़रूरी है। अदरवाइज नहीं तो थोड़ी बहुत पीलिंग तो होगी, थोड़ा बहुत उसमें से वाइट परत आएगी, सॉल्ट निकलेगा, थोड़ा बहुत उसमें फंगस लगेगी। और इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो रखना है कि उसके अंदर तूड़ी ना हो, उसके अंदर कोई वुडी मटेरियल ना हो। उसके अंदर कोशिश करें जो बैक्टीरिया फंगस है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और वो उनकी ग्रोथ ना हो, और वो स्लोली एंड ग्रेजुअली सूरज की रोशनी के साथ जैसे सूख के वो अपने आप ही अपनी जो है अपने तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाए। तो ये ईंटें हैं जो मेरी, जिनकी आपने वीडियो भी देखा होगा, जिनको काफ़ी हाइट से अगर आप नीचे गिरोगे या इसके ऊपर खड़े हो गए, आप किसी तरह भी करोगे, इसका भी स्ट्रेंथ गेन कर गई है। और आप ये सूरज की रोशनी के कारण अब आप देखो इसमें कलर बिल्कुल डिफरेंट है, और जो सूरज की रोशनी के बगैर है उनका कलर बिल्कुल डिफरेंट है, और उनकी शक्ल भी डिफरेंट है और उनकी भी शक्ल डिफरेंट है। जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा सफ़ेद, हल्का सा सफ़ेद कुछ इसमें रेजिड्यू रह जाएगा, वो इनमें दिख रहा है, लेकिन उसको फिक्र नहीं करना। जो चूना होता है वो उसकी एक क्वालिटी होती है कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन बढ़ती जाती है। और गोबर के अंदर तो 7-8 तरह के मिनरल्स होते हैं, उनके सबके साथ ये सिलिकेट्स बनाता है चूना, और स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत सारे क्रिस्टल्स बनते जाते हैं। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाएगी ये और पत्थर जैसा बनता जाएगा। और 10 मतलब मेरे हिसाब से जैसे आज आपने बनाई है तो आज से 10 साल बाद भी ये बिल्कुल सॉलिड पत्थर की तरह रहेगा।
पानी इसमें, पानी का भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, इसको पानी में डुबा के भी रखा है, इसके अंदर ऊपर से पानी भी डाल के देखा है। तो एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि जो पानी है वो सिविल इंजीनियर का या हम जैसे लोगों का, जो लोग ऐसे नेचुरल मटेरियल बना रहे हैं, वो हमारा दोस्त भी है, दुश्मन भी है, क्योंकि पानी के बगैर ये बननी नहीं है। और दुश्मन इस तरीके से है कि अगर बहुत ज़्यादा बार बार अगर वो चीज़ गिली रहेगी तो हर चीज़, चाहे वो सीमेंट की बनी है, किसी भी चीज़ है, वो ख़राब हो जाएगी। लेकिन इसको बनाने के बाद, इसको करने के बाद हमें जैसे सीमेंट की ईंटों को, सीमेंट के स्ट्रक्चर को बार बार पानी देकर क्योर करना पड़ता है। उसकी 120 दिनों के लिए हमें उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी पड़ती क्योरिंग कर करके। इसमें हमारे को क्योरिंग सिर्फ शुरू में ही करनी है जब हमने मिक्सचर बनाया, और स्टेबलाइजेशन प्रोसेस को भी क्योरिंग प्रोसेस भी कहेंगे, क्योंकि उसी में हमने गिल्ला करके उसी में उसको रखा हुआ है जो हमारा मिक्सचर है। उसके बाद हमें इसको ना क्योरिंग करनी है ना पानी देना है, और जिस मटेरियल से हमने ब्रिक्स बनाई है उसी मटेरियल का मोटार यूज करके हम अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब मेरी प्रेजेंटेशन खत्म हुई है। अब हम क्वेश्चन आंसर का सेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच पुनीत जी, बहुत बढ़िया आपने तरीके से हमें जानकारी दी। जो प्रेजेंटेशन के आपने माध्यम से हमें बताया और उसके डिफरेंट स्टेप्स के बारे में बताया, काफ़ी कुछ क्लैरिटी हमें आ गई। लेकिन अब मैं थोड़ा सा अपने जो पार्टिसिपेंट्स उनसे ये कहना चाहूँगा, अपने प्रश्नों को जल्दी से पूछें, क्योंकि हमारे पास 10 से 12 मिनट और हैं। और अगर प्रश्न हमारे पास ज़्यादा होंगे तो मैं एक और सेशन शुरू करके उसका नया लिंक ग्रुप में भेज दूंगा। लेकिन हम ये 10-12 मिनट का इस्तेमाल करना की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं ही पूछता हूँ। ये पुनीत जी, आप मुझे थोड़ा सा बताएं, हमारे सभी साथियों को भी हेल्प होगी, कि आपने कई जगह पे लिस्ट किया कि ये बायोब्रिक्स कई जगह पे काम आ सकती है। तो एक बहुत बड़ा एरिया है जो किचन गार्डनिंग का एरिया है, जिसमें बहुत सारे हमारे साथी भी जुड़े हुए हैं, या घरों में भी वो अपना काम करना चाहते हैं। तो एक दो पॉइंट हमें कुछ ऐसे लिस्ट करके दीजिए कि अपने किचन गार्डनिंग में, या जिसके सहन में जगह है या पीछे बरामदे में जगह है, वो कैसे चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें इस बारे में जानकारी दें। फिर देखिए, ये जो मैं ईंटें बनाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि मेरे को एक थोड़ा सा एरिया ब्लॉक करना था, और मेरे को अपनी छत पे, अपने घर की छत पे मैं एक छोटा सा रेज्ड गार्डन, या मतलब जो उसमें क्यारी बनाना चाह रहा था। और आप देखिए तो ये जो ईंट मैंने बनाई है, हमने जो ये जो इतनी एक्सपेरिमेंटेशन के बाद बनाई है, तो ईंट जो है वो 730 ग्राम की है, और जो नॉर्मल ईंट होती है वो 350 किलो की होती है। तो आप देखिए, आप इसको उठाना और छत पे लेके जाना आसान है। और इसको जैसे नॉर्मल इंग्लिश बॉन्ड जो होता है, जो सिविल इंजीनियर होते हैं उनको पता होगा इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है। जैसे ईंट को रख के हम जैसे क्यारी बनाते हैं, उसके लिए इस्तेमाल किया है मैंने। तो छत पे इसको बिल्कुल हम छत पे कहीं पे भी क्यारी बनाने के लिए भी, टेम्परेरी स्ट्रक्चर, साइकिल स्टैंड बनाने के लिए, टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, किसी एरिया को ब्लॉक करने के लिए, ये सब जगह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत इनोवेटिव तरीके से मैं आजकल कोशिश कर रहा हूँ कि अगला एक लॉट बनाऊँ, और उसे मैं अपनी जो पानी की टंकी है उसको इससे बेसिकली कवर कर दूं, ताकि मेरी जो पानी की टंकी है उसका जो टेम्परेचर वेरिएशन है, जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और सर्दियों में बहुत ठंडी हो जाती है, वो उसमें वेरिएशन कम हो जाए। जी पुनीत जी, बहुत धन्यवाद आपका। और इसके साथ मैं सभी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना प्रश्न पूछें। अपना माइक वो खुद ऑन कर लें, और लेकिन एक एक करके प्रश्न पूछें। सर, इसकी चिनाई कैसे करेंगे? चिनाई मैंने बताया ना, इसी मटेरियल से आप करेंगे। आप उसको मोटार इसी चीज़ से बनाएंगे जिस मटेरियल से आपने ये बनाया है। तो बस आपने वो सीमेंट का मोटार यूज की बजाय इसी मटेरियल से आपने चिनाई करनी है। सर, एक अंकित मिश्रा जी ने प्रश्न पूछा है, व्हाट इज द मेथड ऑफ स्टेबलाइजिंग द फंजाई बैक्टीरियाज इन गोबर, एंड इफ वन कैन मेक इट यूजिंग कंट्रोल्ड टेम्परेचर फर्नेस इन एब्सेंस ऑफ सन। नहीं, देखिए, सूरज, सबसे पहले तो आप नीम जैसे एंटी फंगल मटेरियल यूज करके कोई मिश्रण बनाएं। वो मिश्रण बनाने के दो तरीके हैं। एक है जैसे नीम का पत्तों को लेके आप उसको बॉयल करके बोगले पानी से आप ईंटें बनाएं, लेकिन अगर लार्ज स्केल पे बना रहे हैं वो बॉयल करना मुझे नहीं लगता ज़्यादा वाइबल होगा। नीम के पानी को एक और तरीके से बनाया जा सकता है। नीम के पत्तों को कुछ दिन पानी में भिगो के रखें तो उसके अंदर वो एंटी फंगल क्वालिटीज आ जाती हैं। फिर उस पानी से अगर हम ईंटें बनाएं तो हमारा जो फंगस है, बैक्टीरिया है, वो स्टेबलाइज हो जाएगा। और सबसे बड़ा स्टेबलाइजर जो है वो सूरज की रोशनी है।
तो हम इसीलिए मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ कि अपना जब आप मिश्रण बनाएं उसको भी धूप में बनाएं, उसको जब आपने उसको स्टेबलाइजेशन के लिए 1-2 दिन के लिए छोड़ना है उसको धूप में रखें, उसके ऊपर कवर ना करें अंटिल अनलेस कहीं बारिश आ रही है। और सभी ईंटों को जैसे जैसे धूप में रखोगे बैक्टीरिया फंगस उसमें धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी जी, और कोई किसी का प्रश्न हो तो कृपया अपना माइक ऑन करके अपना प्रश्न सामने रखें। महेंद्र नेगी जी का प्रश्न है, कैन वी यूज द सेम मेथड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन? बिल्कुल कर सकते हैं आप, कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए कर सकते हैं आप। उसमें जो फ्रेम है वो लोहे के कस्टम बिल्ड बना सकते हैं। इसमें कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें देखें कि जो फ्रेम, ये ईंट हमेशा श्रिंक करती है। जितने साइज का आप फ्रेम बनाएंगे उससे 1-1 इंच चारों तरफ से थोड़ी सी ये श्रिंक करती है। तो पहले उसका साइज स्टेबलाइजेशन कर लें और मटेरियल स्टेबलाइजेशन कर लें। अगर आपके पास रेगुलर गोबर है और उसकी क्वालिटी आप उसको अच्छे से समझ पाए हैं, कर पाए हैं, एक पर्टिकुलर रेसिपी बना लें उसके लिए, तभी उसको कमर्शियल लेवल पे करें। क्योंकि इसकी कंसिस्टेंट जो क्वालिटी होती है वो फिक्स नहीं होती, तो कई बार इनसे कैसी बनती है, कई बार कैसी बनती है। तो उसको स्टेबल करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा। मैंने मतलब गोबर कई तरह का इस्तेमाल किया, मिक्स गोबर भी इस्तेमाल किया, जिसमें गौशाला से लाया वो मिक्स पड़ा है, कई तरह की गाय का है और उसमें बफलों का भी गोबर मिक्स हुआ हुआ है। तो उसमें मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी रेसिपी खुद बनानी पड़ेगी, रेशो फिक्सिंग खुद करनी पड़ेगी। जी, उसके बाद मैडम सिमरन जी का प्रश्न है, हाउ कॉस्ट इफेक्टिव इज दिस फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन? हाँ, कॉस्ट इफेक्टिव ऐसे है कि जैसे जो ईंटें बनाने वाले हैं, लेबर जो है वो करीबन एक दिन में एक बंदा 500 ईंटें बना लेता है। गोबर अब मुझे नहीं पता आपको फ्री में मिलेगा या आपको खरीद के लाना पड़ेगा। जैसे मुझे तो खरीद के लाना पड़ा है। तो चूना जो है वो 9 रुपये से लेकर एरिया कितना है आपके पास, जो सनी एरिया है वो डिपेंड करता है। तो उससे हम बेसिकली कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे को 1-2 लेबर चाहिए, गोबर चाहिए, रेगुलर सप्लाई हो गोबर। चूना जो है वो 50 किलो बोरा जो है आप अम्बाला से या राजस्थान जैसे कहीं पे बल्क में अगर हम मंगा पाए तो उस तरह है। और कुछ लोगों को गोबर फ्री मिल जाता है गौशाला में, अगर वहीं पे उसी जगह पे बना रहे हैं तो उनके लिए सस्ता पड़ता है। लेकिन मेरे जैसा बंदा जो टाउनशिप में रह रहा है, शहर के पास रह रहा है, मुझे सारा कुछ ही बाजार से लाना पड़ रहा है। तो गोबर भी बाजार से लाना पड़ रहा है, चूना भी बाजार से लाना पड़ रहा है। और मुझे लेबर ढूंढने में भी दिक्कत आई, क्योंकि कोई भी लेबर जो है वो गोबर में हाथ नहीं डालना चाहती। पहला लॉट जो था वो मैंने खुद बनाया था मिलके एक और लेबर के साथ। जो दूसरा लॉट था वो मेरा काफ़ी बड़ा लॉट था। तो उसके लिए जब मैं लेबर लेने गया तो कोई भी ज़्यादातर लोग गोबर में हाथ डाल के ईंट नहीं बनाना चाहते हैं, गोबर जैसी चीज़ों में अपना हाथ नहीं डालना चाहते। तो हमारे को लेबर भी उस तरह की चाहिए होगी जिनको स्किल्ड लेबर चाहिए होती है ईंट बनाने के लिए। जो नॉर्मल लेबर है वो नहीं चलती, क्योंकि उनको पता होता है कि किस तरह इसको डालना है और किस तरह इसको उठाना है और किस स्पीड से करना है और कैसे करना है। जी, तो ये 1-2 छोटी बातें इसके साथ मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमने अलग अलग यहाँ जो चंडीगढ़ की पेरिफेरी में है उसके गांव में जाकर देखा है। जैसे मैंने कहा, नदी नालों में लोग गोबर को डाल देते हैं, ट्रॉली की ट्रॉली उलट देते हैं। तो उन लोगों से अगर टाई अप किया जाए और वहीं उसी जगह पे जाके बनाई जाए, वहाँ से ईंटों को शिप कर लीजिए, क्योंकि ये वजन में भी कम होती हैं, तो शायद वो ज़्यादा वायबल पड़ता है कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कहीं पे भी किसी जगह पे भी आपके पास खुली जगह होनी चाहिए। पानी ज़्यादा नहीं चाहिए पानी आपको, बस आपको मोल्ड्स चाहिए। और अगर आप मैकेनिकली बनाना चाह रहे हैं, मशीन के बगैर बनाना चाह रहे हैं, तो बहुत इजी है, कहीं पे भी बना सकते हैं। और स्पेशली मेरे को उत्तराखंड से, हिमाचल ऊपर से, सिमौर, उधर कई जगह से मेरे को फ़ोन आया है। वो लोग सब बताते हैं कि हमारी जो ऊपर पहाड़ तक ईंट जो हमारे तक पहुँचती है वो 15 रुपये से लेकर 25 रुपये की पड़ती है। तो आप देखें, अगर गाय को अगर आप पहाड़ पे ले जाए 1-2 गाय को और उनको रोज चारा खिला रहे हैं, तो एक गाय अगर आपको 15-20 किलो गोबर दे रही है, तो एक ईंट बनाने में कोई 700-800 ग्राम, मान लीजिए 1 किलो भी अगर आपका गोबर लग रहा है और वो श्रिंक होकर 700-800 ग्राम रह जाता है, तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो कि आप पहाड़ों में भी कहीं पे भी किसी जगह पे भी ईंटें यहाँ बना सकते हो।
सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन का पॉइंट यही था, मैं अपने घर में छत के ऊपर कुछ क्यारियां बनाना चाहता था, उसके लिए मेरे को ईंटें बनानी, तो हाइट पे मतलब। जी। अगला सवाल। और अभी मेरे पास समय भी इतना हो गया है कि हो सकता है मीटिंग ये अपने आप स्विच ऑफ हो जाए। अगर हो जाती है तो आप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना है उस पर कृपया ध्यान रखिएगा। अगर हमारा कोई सवाल रह गया होगा तो मैं नई मीटिंग शुरू करूंगा। मीनवाइल हमारे पास एक नया सवाल है, सर कैन यू सजेस्ट दिस ब्रिक्स आर यूजफुल फॉर क्रीमेशन पर्पस। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो बायो डाइवर्सिटी या नहीं इकोलॉजिकल से जुड़ा हुआ है। नहीं, ये ईंटें जो हैं ये फायर प्रूफ होती हैं। इनको अगर आप आग लगाने की कोशिश करोगे तो इनको आग नहीं लगेगी। ये फायर प्रूफ होती हैं, टेम्परेचर मेंटेन करती हैं, ह्यूमिडिटी मेंटेन करती हैं। ये घर बनाने के लिए अच्छी हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इनको क्रीमेशन के लिए यूज़ करना तो इसमें चूना नहीं डालना। आपने सिंपली इसी तरह बाइंडिंग मटेरियल आप कुछ और यूज़ कर लें चूने की बजाय, तो हो सकता है ये, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। जी, पर ये सवाल जो है बिल्कुल एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ था, इसको डेफिनेटली फर्दर किस तरह एक्सप्लोर किया जाएगा। जी। हाँ जी, हाँ जी। तो बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मेरा आग्रह है, अगर किसी का कोई प्रश्न है इस बारे में तो अपने प्रश्न को हमारे सामने रखें। सर हमारे इसके पास ऊपर कोई प्लास्टर करना है, मतलब वो दीवार के बाद कोई प्लास्टर जैसे करते हैं, तो प्लास्टर की जगह पे कैसे क्या यूज करेंगे इसमें? प्लास्टर के लिए हम लोग एक अलग से सेमिनार करेंगे ओके। करीबन 2 हफ्ते बाद, तो उसके ऊपर कर लेंगे। बाकी मोटा मोटा ये है, उसके अंदर आप ये चीज़ समझें कि मुल्तानी मिट्टी जो होती है उसमें चमक होती है, जो जिप्सन होता है, जो पीओपी होता है उसके अंदर प्लास्टिसिटी होती है, चूना जो होता है वो बाइंडिंग होता है। दुनिया में चूना और जो जिप्सन है वो बाइंडिंग मटेरियल की तरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो अगर आपने इसका प्लास्टर करना है तो आप चाहते हो कि आप देखने में फिनिशिंग अच्छी आए, तो इसी मटेरियल में आपको सिंपली जो है कुछ हिस्सा जिप्सन का डालना है, कुछ हिस्सा चूने का डालना है। उसको मिक्स करके आपने अपनी दीवारों की वो प्लास्टरिंग कर सकते हैं। नहीं सर, अगर मान लीजिए यही मटेरियल यूज किया और रूम के अंदर किया तो फंगल जनरेट नहीं हो जाएंगे फिर इससे? नहीं, इसीलिए मैंने कहा ना, मैंने इतना बड़ा जो लेक्चर दिया है वो स्टेबलाइजेशन के ऊपर दिया है। तो वो पहले आप स्टेबलाइज करो और उसके अंदर जो चूने की क्वांटिटी होगी वो काफी ज्यादा होगी। ओके। 30% तक चूना चले जाएगा, तो उससे काफी सारी चीजें, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें मरी जाएंगी। ओके सर, थैंक यू। जी। तो और कोई मेरे साथी, मेरे दोस्त अपना कोई सवाल हमारे सामने रखना चाहें तो बिल्कुल समय के आखिरी चरण तक पहुंच रहे हैं। मैं सबको आग्रह करूंगा कि ये वेबसाइट, हमने रिसोर्सेज लिखे हैं, यूट्यूब चैनल है, सोशल सब्सटेंस, फेसबुक ग्रुप है, ये 3 रिसोर्सेज हैं, इनको आप ध्यान रखें। यहाँ पे हम लोग अपना जो कुछ भी सीखते हैं हम यहाँ पे शेयर करते जाते हैं। जी, ये जो तीनों रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज के ऊपर हम अपनी वीडियोस, टॉक्स, पॉडकास्ट जो भी हम सीखते हैं वो यहाँ पे हम लोग डालते जाते हैं। जी। तो एक सवाल कोई पूछना? हाँ जी, हाँ जी। ईंटों को कितने दिन सुखाना पड़ेगा उसमें? हाँ जी, मेरे को सुना नहीं, एक बार दोबारा से बोलें प्लीज। ईंटों को में कितने दिन सुखाना पड़ेगा? ईंटों को सुखाने के लिए देखिए कम से कम 15 से 20 दिन सुखाना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, हाँ जी। और सभी से मैं एक आग्रह करूंगा कि सभी एक बार अपना कैमरा ऑन कर लें ताकि मैं एक स्क्रीनशॉट ले सकूं हमारी इस मीटिंग को अभी और किसी का सवाल? एक बार कैमरा ऑन कर लें साथ साथ प्लीज। सभी लोग एक बार कैमरा पे आ जाएं। बहुत बढ़िया। हाँ, खत्म करेंगे। बहुत जरूरत है। हाँ जी, हाँ जी। मेरा ख्याल अभी किसी और का सवाल रहे मुझे। जी, तो प्रीत अरोड़ा जी, आज आपका मैं सभी की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छी भरपूर जानकारी हमें दी और ये भी बताया कि अगला किसी सेमिनार। और का सवाल? जी, ये सवाल मेरे ख्याल से अब सबके खत्म हो गए इस सेमिनार के लिए, इस वर्कशॉप के लिए। और अगली वर्कशॉप जो आपने प्लास्टर के ऊपर बताया वो हम लोग ज़रूर करेंगे।
और साथ ही मैं अब इसको वाइंड अप करते हुए मीटिंग को सभी को ये बता दूं, पार्टिसिपेंट्स को, पुनीत अरोड़ा जी ना सिर्फ गोबर ब्रिक्स के ऊपर, ये इको ब्रिक्स के ऊपर काम करते हैं, बल्कि फूड सिक्योरिटी पे भी काम करते हैं। वो तमाम चीज़ों के ऊपर वर्कशॉप्स करते हैं जो हमारी किचन गार्डनिंग के ऊपर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, नेचुरल फार्मिंग के ऊपर चाहिए होती हैं। खाने पीने की वस्तुओं जो हम घरों में खाते हैं उसके ऊपर वर्कशॉप करते हैं। शैम्पू कैसे बनाना है, साबुन कैसे बनाना है, ये सब चीज़ें वो करवाते हैं। तो हम इस तरह की वर्कशॉप्स लेके फिर दोबारा आते रहेंगे। ये जो हमने बायोब्रिक्स वाला ग्रुप बनाया है, इसमें सिर्फ बायोब्रिक्स की ही बातें होंगी, और वहाँ आपका कोई सवाल होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हमने 2-3 रिसोर्सेज आपसे शेयर किए, वो आप रिसोर्सेज नोट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक के ऊपर ग्रुप है सोशल सब्सटेंस, आप किसी वक्त भी हमसे वो चीज़ शुरू कर सकते हैं। नितिन जी, आप जरा एक बार माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। एक बार आपकी तरफ से अगर कोई सवाल है तो बात अलग है, लेकिन तो आप प्लीज एक बार हम सीख रहे हैं जी। सिमरन जी का सवाल है, व्हाट इज द आइडियल साइज, ऑप्टिमम स्ट्रेंथ, आइडियल साइज क्या है ऑप्टिमम स्ट्रेंथ के लिए? पुनीत जी, सिमरन मैम का सवाल है व्हाट इज द आइडियल साइज। सिमरन मैडम का सवाल है पुनीत जी कि व्हाट इज द आइडियल साइज फॉर ऑप्टिमम स्ट्रेंथ। आपका माइक ऑफ है पुनीत जी। मैं भी पहले 30 सेकंड तक बोलता रहा, मेरा माइक भी ऑफ था। आप प्लीज बताएं। हाँ, तो इसका मेरा सजेशन यही है कि जो हमारी नॉर्मल जो बाज़ार में ईंटें मिलती हैं 9 इंच बाय 4.5 इंच 4.5 इंच वाली, वो वाली उसी साइज़ को लेके आप ईंटें बनाएं। वो थोड़ी सी श्रिंक हो जाएंगी, और ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा, अगर आपने ज़्यादा चौड़ी बनानी है, लंबी बनानी है, तो फिर आप उसको 4 इंच की जगह थोड़ी 2 इंच 3 इंच की बनाएं, टाइल जैसी बनाएं। अदरवाइज इसी साइज़ की आप बनाएं, मुझे तो यही लगता है जी। तो मैं जो 30 सेकंड तक बात कर रहा था वो मेरा माइक भी ऑफ था, तो मैं आपको ये बता रहा था कि हमारी जो वेबसाइट्स हमने मेंशन करी हैं उसके ऊपर हम लगातार कुछ काम करते रहते हैं। पुनीत अरोड़ा जी सिर्फ ये बायोब्रिक्स पे ही नहीं, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ों पे काम करते हैं। शैम्पू बनाना हो, साबुन बनाना हो, घर के अंदर जो आप टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसके बारे में बातचीत करना हो, खाने पीने के बारे में बातचीत करना हो, अपना खाना खुद उगाना हो, किचन गार्डनिंग के ऊपर, रूफ टॉप गार्डनिंग के ऊपर, छत के ऊपर कैसे सब्जियाँ उगानी हैं, और नेचुरल वे से किचन फार्मिंग कैसे करनी है, ये सब चीज़ों के ऊपर पुनीत अरोड़ा जी बात करते हैं। और लगातार हमारी वर्कशॉप्स होती रहती हैं। हमारे जो पहले के वीडियोस हैं वो सारे के सारे आपको इकोलॉजिकल कॉर्पोरेशन का जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहाँ मिल जाएंगे। सोशल सब्सटेंस के नाम से हमारा फेसबुक के ऊपर ग्रुप है, उसके अंदर भी वो वीडियोस आपको मिल सकते हैं। आपका बहुत स्वागत रहेगा अगर आप हमें कोई ऐसा टॉपिक सुजेस्ट करें जिसके ऊपर आप सीखना चाहें, हमें कुछ सिखाना भी चाहें, जो आप प्रैक्टिस करते हो वहाँ पे कि आपको लगता हो ये एनवायरनमेंट को बेहतर बना सकती है, आप अपनी कोई बातचीत शेयर करना चाहें, अपनी कोई वर्कशॉप करना चाहें, तब भी आपका बहुत स्वागत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का, पार्टिसिपेंट्स का बहुत धन्यवाद करता हूँ। पुनीत अरोड़ा जी, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने आज का ये घंटे में बहुत कुछ सिखाया हमें, और मैं मीटिंग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद आपका।